So we are starting with CSET November 24 webinar. अब देखो ना, एक 12th के बच्चे के दिमाग में, ये कॉमर्स स्टूडेंट्स पर्टिकुलरली, उसके दिमाग में क्वेश्चन आता है कि भाई 12th तक करना क्या, क्योंकि 12th तक का तो प्रोसेस एकदम आराम से हो जाता है। आपने एक अच्छा कॉलेज ले लिया, एक अच्छा स्कूलिंग में एडमिशन ले लिया, आपका 12th तक का प्रोसेस आराम से हो जाता है। बट व्हाट आफ्टर क्लास 12? ये क्वेश्चन आपके दिमाग में भी आता होगा आई बिलीव, बट आप लोग ने 12th क्लियर कर लिया है, यू हैव ऑलरेडी जॉइन अ डिग्री कोर्सेज। नाउ इट मे बी अ बीकॉम, बैफ, बीबीए, कोई भी होगा, बट आपने ऑलरेडी एक डिग्री कोर्स ज्वाइन कर लिया है। बट आई टेल यू, क्या सिर्फ डिग्री कोर्स सफिशिएंट है आज की तारीख में बच्चों? क्या सिर्फ एक डिग्री, बीकॉम डिग्री सफिशिएंट है? आंसर इज नो। आज एक बीकॉम की क्या सैलरी होती है? अगर मैं मार्केट स्टैंडर्ड्स को देखूं तो एक बीकॉम की, प्लेन बीकॉम की सैलरी कुछ 15-20 हज़ार रुपए, करेक्ट? अच्छा अब एक चीज बताओ, क्या 20 हज़ार रुपए में जो हमारे सपने हैं, क्या वो पूरे होने वाले हैं? क्या हम 20 हज़ार रुपए में सर्वाइवल भी कर पाएंगे? आंसर इज नो। एंड दैट्स वेयर ये जो 3 साल है ना, जो देखो आपका जो अगला 3 साल है, जो आप ग्रेजुएशन करते हो, वो आपके लिए गोल्ड माइन है। आप उन 3 साल में अपने पे कितना इन्वेस्ट करते हो, आप कौन सा प्रोफेशनल डिग्री करते हो, ये डिसाइड करेगा आपका अगला 30 ईयर्स। क्लियर? एंड अच्छा, आप में से कुछ बोलेंगे सर हमको एमबीए करना है, बट एमबीए भी तो आप बीकॉम के बाद ही करोगे ना, 3 साल ग्रेजुएशन के बाद ही करने वाले हैं। सो हाउ यू शुड इन्वेस्ट योर नेक्स्ट 3 इयर्स इज वेरी क्रूशियल। तो आप अगले 3 साल क्या कर सकते हैं? सो द ऑप्शंस व्हाट अ कॉमर्स स्टूडेंट कैन हैव, इधर दे कैन गो फॉर सीए, दे कैन गो फॉर सीएस, और दे कैन गो फॉर सीएमए। अब बच्चों, आप लोग सही से बताना, प्लीज बी ऑनेस्ट विद मी। आप में से कितनों ने ऐसा सुना है कि सीए ज्यादा डिफिकल्ट होता है कंपेयर टू सीएस? ऐसा सुना है? प्लीज रेज योर हैंड। ऐसा सुना है? ओके। अच्छा, कितनों ने ऐसा सुना है कि सीए की सैलरी ज्यादा होती है कंपेयर टू सीएस? ये भी सुना है? ओके। अच्छा, कितनों ने ऐसा सुना है कि सीए लड़के करते हो, सीएस लड़कियां? ऐसा सुना है? चलो, मैडम ने सब सुना है, बराबर ना? आई टेल यू, ये सब मिथ है। ओके, ये सब अफवाहें हैं। एक्चुअली सीए सीएस का ना कोई कंपैरिजन ही नहीं है, क्योंकि दोनों की एक्सपर्टीज, दोनों का स्पेशलाइजेशन एब्सोल्युटली अलग है। सीए बीइंग एक्सपर्ट इन द फाइनेंस एंड टैक्सेशन पार्ट, एंड सीएस बीइंग एक्सपर्ट इन द लीगल साइड। मतलब आप फ्यूचर में कंपनी के कॉर्पोरेट लॉयर बनने वाले हो। आप कंपनी के बोर्ड डायरेक्टर को एडवाइस करोगे कि उनको किस तरीके से कंपनी के डिसीजन लेने चाहिए फ्रॉम द लीगल प्रोस्पेक्टिव। एंड आज के टाइम पे कंपनी जब भी कोई डिसीजन लेता है ना, दे ऑलवेज कंसिडर नॉट ओनली द फाइनेंशियल एस्पेक्ट, दे कंसिडर द लीगल एस्पेक्ट ऑल्सो। मतलब आज के टाइम पे जब भी कोई कंपनी डिसीजन लेगा ना, तो उनको दोनों चीज देखनी कि क्या ये डिसीजन उनके लिए फाइनेंशियली बेनिफिशियल है। नॉट ओनली दैट, वो ये भी देखेंगे कि क्या ये डिसीजन उनके लिए लीगली पॉसिबल है, क्योंकि ऐसा हो सकता है कि कोई ट्रांजेक्शन कंपनी के लिए फाइनेंशियली बेनिफिशियल हो लेकिन लीगली पॉसिबल ना हो, तो क्या कंपनी वो ट्रांजेक्शन कर पाएगा? नहीं। आई एन एग्जांपल, आपने पेटीएम कंपनी का नाम सुना है? यूपीआई पेमेंट करते हैं ना हम लोग, गूगल पे, पेटीएम कंपनी। अच्छा, पेटीएम कंपनी का बिजनेस क्यों बंद कर दिया गया? क्या पेटीएम लॉस मेकिंग कंपनी था? नहीं। पेटीएम एक अच्छा खासा प्रॉफिटेबल कंपनी था, लेकिन उसका बिजनेस ऑपरेशन क्यों स्टॉप किया गया? क्योंकि उसने आरबीआई के कंप्लायंस नहीं किए। मतलब आज के टाइम पे कंप्लायंस एंड लीगल इज अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। और जैसे जैसे लीगल की वैल्यू बढ़ेगी, वैसे वैसे सीएस की वैल्यू बढ़ेगी, बिकॉज यू आर द कॉर्पोरेट लॉयर ऑफ दिस कंट्री। तो याद रखना, सीए सीएस की स्पेशलाइजेशन अलग है। अच्छा, सीए सीएस इक्वली डिफिकल्ट कोर्स है। आप लोग ये बिल्कुल मत समझना कि सीए डिफिकल्ट है और सीएस इजी है। नो, इनफैक्ट सीएस का जो सेकंड लेवल होता है ना बच्चों, वो इंडिया का वन ऑफ द मोस्ट टफेस्ट एग्जाम चल रहा है। देखो, इंडिया का जो सबसे डिफिकल्ट एग्जाम है उसको बोलते हैं यूपीएससी। नाम सुना होगा आप लोगों ने आईएएस का। सेकंड मोस्ट डिफिकल्ट एग्जाम है, उसका नाम है कैट, जो एमबीए के लिए होता है, कॉमन एप्टीट्यूड टेस्ट। थर्ड मोस्ट डिफिकल्ट एग्जाम है, उसका नाम है नीट, जो मेडिकल के लिए होता है। फोर्थ मोस्ट डिफिकल्ट एग्जाम है, उसका नाम है जेई, जो इंजीनियरिंग के लिए होता है। एंड सीएस एग्जीक्यूटिव इज द फिफ्थ मोस्ट डिफिकल्ट एग्जाम,
इनफैक्ट CS एग्जीक्यूटिव इज मोर डिफिकल्ट कंपेयर टू CA इंटर। अगर आप पासिंग परसेंटेज देखोगे तो CS एग्जीक्यूटिव का पासिंग रिजल्ट इज मच लेसर, कम परसेंटेज होता है कंपेयर टू CA इंटर। अच्छा, CA फाइनल जो होता है वो CS प्रोफेशनल से ज्यादा डिफिकल्ट होता है। मतलब सिंपल भाषा में दोनों कोर्सेज इक्वली डिफिकल्ट हैं। अच्छा, दोनों कोर्सेज की अलग स्पेशलाइजेशन है एंड दोनों कोर्सेज इक्वली पेड है। नाउ आई गिव एन एग्जांपल। मैं दूसरे को एग्जांपल क्यों दूं, मैं खुद का एग्जांपल देता हूं। मैंने CS कंप्लीट किया था 2007 में। क्लियर? आज क्या चल रहा है? 2024, बराबर ना? 2024, इट्स ऑलमोस्ट 17-18 years now. And when I completed my CS, I was around 21 years of age. And जो मेरी पहली जॉब थी ना, जो पहली सैलरी थी मेरी रेडियो मिर्ची की, इट वाज 10 lakhs पर एनम का पैकेज था। मतलब मेरा अप्रोक्सीमेटली मेरे इन हैंड सैलरी आती थी 85,000। अब एक चीज बताओ, अगर एक 21 साल के लड़के को 85,000 सैलरी मिल रहा है, इट्स, आई बिलीव इट्स अ वेरी गुड नंबर। एंड विद इयर्स ऑफ एक्सपीरियंस यू ऑलवेज ग्रो। और ये 85,000 में कब की बात कर रहा हूं? 2007 की, जब मिनिमम रिक्शे का भाड़ा 9 रुपया हुआ करता था। आज कितना हो गया बॉम्बे में? 23 रुपीज, बराबर ना? तो इन्फ्लेशन भी तो बढ़ा है। सो दोनों कोर्सेज इक्वली इंपॉर्टेंट हैं, इक्वली डिफिकल्ट हैं, इक्वली रेम्यूनरेटिव हैं एंड इक्वली इन डिमांड है। अब एक चीज समझो, आपको ना 90% CS का जो लोग ज्ञान देंगे ना, उसमें 90% लोग ना तो खुद CA होते हैं ना CS होते हैं, लेकिन ज्ञान पूरा दे देते हैं, बराबर? याद रखना, दोनों इक्वली डिफिकल्ट, इक्वली रेम्यूनरेटिव कोर्सेज हैं। अब एक फ्रेशर CS की जो सैलरी होती है ना, वो अराउंड कुछ 50-60,000 से आप चालू करोगे। हाँ, अगर आपका एकेडमिक ब्रिलियंस है, आप रैंक होल्डर हो, देन यू कैन ऑलवेज स्टार्ट विद अ हायर नंबर, विच मीन्स दैट एक फ्रेशर CS की जो सैलरी होगी ना, एक फ्रेशर CS की जो सैलरी होगी ना, दैट विल बी अराउंड 50-60,000। तो क्वेश्चन है कि एक फ्रेशर CS को इतना हाई नंबर क्यों मिलता है कंपेयर टू अ प्लेन BCom ग्रेजुएट? इज प्योरली बिकॉज कि जब आप एक प्रोफेशनल कोर्स करते हो ना, तो आपको वहां पे थ्योरेटिकल नॉलेज एंड प्रैक्टिकल नॉलेज दोनों मिलती है। क्लियर? अब देखो, अब बच्चे में से पूछते हैं ना ना अब बच्चे में से पूछते हैं कि सर कंपनी सेक्रेटरी है क्यों? अच्छा, आप में से एक चीज बताओ, आप में से कितने लोगों ने 12th में SP लिया था? SP लिया था। अच्छा, कितनों ने मैथ्स लिया था? मैथ्स लिया था। अब एक चीज समझो, अच्छा आप SP लो या मैथ्स लो, आपने कंपनीज एक्ट 2013 का नाम सुना है ना? कंपनीज एक्ट 13 क्या है? कंपनीज एक्ट 13 इज बेसिकली एन एक्ट जो इंडिया की जितनी भी कंपनीज है उनको रेगुलेट करता है। एंड कंपनीज एक्ट के अंदर कंपनी सेक्रेटरी किसको बोला गया है? कंपनी सेक्रेटरी वो पर्सन है जो जिसको कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर अपॉइंट करते हैं। एंड कंपनीज एक्ट में ही कंपनी सेक्रेटरी को KMP बोला गया है ना। हु इज KMP? KMP मतलब की मैनेजरियल पर्सोनल। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि कंपनी के, देखो कंपनी चलाते कौन है? कंपनी चलाते हैं कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स आर द ब्रेन ऑफ द कंपनी। और जो पर्सन इन बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को डिसीजन लेने में और डिसीजन को इंप्लीमेंट करने में हेल्प करता है, दे आर टू बी कॉल्ड एज KMP। क्लियर? अब कंपनीज एक्ट में KMP किसको बोला गया? तो कंपनी में KMP बोला गया है मैनेजिंग डायरेक्टर को। आपने मैनेजिंग डायरेक्टर वर्ड सुना है? मुकेश अंबानी इज द मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ द कंपनी। अच्छा, कंपनी KMP बोला गया है CFO को, हेड ऑफ फाइनेंस को। एंड KMP बोला गया है आप लोग को, कंपनी सेक्रेटरी को। मतलब अंडर द लॉ ऑल्सो आपको कंपनीज एक्ट आपको उसी लेवल पे देख रहा है जहां पे हेड ऑफ फाइनेंस है, जहां पे मैनेजिंग डायरेक्टर है, उसी लेवल पे CS को रखा गया है। तो क्वेश्चन ये है कि फिर CS है कौन? CS वो पर्सन है जो इंस्टीट्यूट ऑफ कंपनी सेक्रेटरीज ऑफ इंडिया का मेंबर है। आपने ICSI का नाम सुना है बच्चों? इंस्टीट्यूट ऑफ कंपनी सेक्रेटरी ऑफ इंडिया। तो जो पर्सन ICSI का मेंबर है, दैट पर्सन इज टू बी कॉल्ड एज CS। अब बच्चे में तो पूछते हैं कि सर CS का काम क्या है? सिंपल भाषा में समझाऊं तो, अगर कंपनी के लाइफ साइकिल में कहीं पे भी लीगल प्रोसेस आएगा ना, तो वहां पे CS आ जाएगा। मतलब क्या हो गया? आपको एक कंपनी इनकॉर्पोरेट करना है, तो अगर मैं कंपनी इनकॉर्पोरेट करना चाहता हूँ, क्या मेरा कुछ लीगल प्रोसेस होगा उस प्रोसेस में? यस।
तो अगर लीगल प्रोसेस होगा तो सीएस आ जाएगा। अच्छा मैंने कंपनी चालू कर लिया, अब मेरे को कंपनी चलाने के लिए पैसा चाहिए ना, तो पैसे के लिए मैं क्या करूंगा, मैं शेयर्स इशू करूंगा, डिवेंचर्स इशू करूंगा। ये वर्ड सुने आप लोगों ने, शेयर्स डिवेंचर। अब अगर शेयर्स डिवेंचर इशू करूंगा तो अगेन कुछ लीगल प्रोसेस आएगा, अगेन आई नीड टू हैव सीएस। अभी मैंने कंपनी अच्छी खासी चल रही है, काफी प्रॉफिटेबल हो गई है, अब मैं सोचा कि मैं छोटी मोटी जितनी कंपनी थी सबका मर्जर कर लूं। अगर मैं ऐसा कुछ करने का सोच रहा हूँ, वापस देयर विल बी सम लीगल प्रोसेस इन्वॉल्व, वापस सीएस विल कम इनटू पिक्चर। अच्छा आप लोग मूवी देखने जाते हो बच्चों, जाते हैं ना हॉल में, तो आपने वहां पे पीवीआर देखा होगा। आजकल पीवीआर के संग आइनॉक्स का भी नाम जुड़ा हुआ आता है, या आपने देखा होगा वोडाफोन आइडिया नाम जुड़ा हुआ आता है। तो ये नाम क्यों जोड़ दिया, क्योंकि इन दोनों कंपनी का क्या हो गया, मर्जर हो गया। तो अगर दो कंपनीज का मर्जर होगा तो क्या वहां पे कुछ लीगल प्रोसेस होगा, एंड जहां पे कंपनी के लाइफ साइकिल में लीगल प्रोसेस होगा वहां पे सीएस हैव अ रोल टू प्ले, व्हिच मींस दैट अच्छा अब मेरे को कंपनी बंद करनी है, मेरे को कंपनी नहीं चलानी, मेरे को कंपनी बंद करनी है, तो वाइंडिंग अप के लिए भी कुछ लीगल प्रोसेस होगा, एंड देन अगेन सीएस हैव अ रोल टू प्ले। मतलब सिंपल भाषा में समझाया जाए तो कंपनी चालू करने से लेके कंपनी बंद करने तक एवरी टाइम यू हैव अ रोल टू प्ले। इसलिए आप कंपनी के कंप्लायंस ऑफिसर हो, आप कंपनी के लीगल ऑफिसर हो। और आप लोगों ने सुना होगा, कई बार न्यूज में पढ़ा होगा कि गूगल ने 10,000 एम्प्लॉयज निकाल दिए, मेटा ने 15,000 एम्प्लॉयज निकाल दिए। क्या कभी आपने ऐसा सुना है कि किसी कंपनी ने अपने कंपनी सेक्रेटरी या लीगल ऑफिसर को निकाल दिया? रेयरली। समझ रहा है, क्योंकि कोई लीगल से पंगा नहीं लेता, एवरीबडी स्केर्ड ऑफ लॉ, एंड दैट्स वेयर यू हैव अ रोल टू प्ले इन एवरी कंपनी। समझा, यू हैव द सेफेस्ट जॉब एक्चुअली। जब कंपनी बंद होती है ना उस समय तक सीएस हैव अ रोल टू प्ले। अब देखो, अब यहाँ पे तो सीएस करने के बाद अपने पास क्या क्या अपॉर्चुनिटी है। सो वी हैव एन एम्प्लॉयमेंट में भी आप जा सकते हो, या तो आप प्रैक्टिस में जा सकते हो। अच्छा एम्प्लॉयमेंट का रूल क्या बोलता है कि वो हर एक कंपनी जिसका पेड अप कैपिटल 10 करोड़ और मोर है उसको सीएस अपॉइंट करना कंपलसरी है। अब क्वेश्चन ये है कि 10 करोड़, देखो 10 करोड़ आपको इंडिविजुअल कैपेसिटी में ज्यादा लग सकता है, बट जब हम लोग बात करते हैं कंपनीज लाइक रिलायंस, बात करते हैं कंपनी लाइक टाटा, विप्रो, इन्फोसिस, तो क्या 10 करोड़ बहुत बड़ा अमाउंट है? नहीं। एंड दैट इज वेयर दीज कॉर्पोरेट, दीज मिलियन बिलियन वैल्यूएशन वाले कॉर्पोरेट्स नीड टू हैव सीएस। इसके अलावा जितनी भी कंपनीज इंडिया में लिस्टेड है ना, मैंने इसे लिस्टेड कंपनी, इसका मतलब जो स्टॉक एक्सचेंज पे लिस्टेड है। अच्छा आपने स्टॉक एक्सचेंज का वर्ड नाम सुना है, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, सुना है आप लोगों ने? तो जितनी भी कंपनीज लिस्टेड है स्टॉक एक्सचेंज पे उन सबको सीएस अपॉइंट करना कंपलसरी है। इसके अलावा आप में से कितने लोग गवर्नमेंट जॉब में जाना चाहते हो? एनीवन? नहीं जाना चाहते ना, बस यही फैक्ट है आज के यूथ का, उनको गवर्नमेंट जॉब में जाना ही नहीं है। बट एंड देखो इंडिया में ना नंबर ऑफ सीएस काफी कम है। आपको पता है वी आर, आपको पता है ना इंडिया इज द मोस्ट पॉपुलेटेड कंट्री इन द वर्ल्ड नाउ। वी आर 140 करोड़ प्लस हो चुके हैं हम लोग। एक ऐसा देश जिसकी आबादी 150 करोड़ के आसपास है, उसमें सीएस कितने होंगे इंडिया में? एनी रफ नंबर बच्चों, एनी रफ नंबर, इंडिया में कितने सीएस होंगे? 10,000, 70,000? आई टेल यू, इंडिया में ना जो टोटल नंबर, देखो ये जो इंस्टीट्यूट है ना अपना, ये 1969 में बना था। देखो अपना जो इंस्टीट्यूट है ना आईसीएसआई, ये 10 lakhs, ओके आई टेल यू, इंडिया में जो आईसीएसआई है ना एज ए इंस्टीट्यूट, ये बना था 1969 में। आज हम लोग कहाँ पे हैं? 2024। क्लियर? ये कितने साल की बात हो गई? अगर मैं यहाँ पे देखूं तो इट इज 55 ईयर्स। आपको पता है 55 ईयर्स में इंडिया में टोटल सीएस जो है वो 70,000 है। समझा? अच्छा अब एक चीज बताओ, हम लोग बात करें 55 ईयर्स के टाइम पीरियड की, तो क्या 70 के 70,000 आज प्रेजेंट है, क्या इफेक्टिवली काम कर रहे हैं? नहीं। इसमें से ऐसे कई हैं जो मेरे जैसे जो 2-2 डिग्री लेके बैठे हैं तो सीएस की डिग्री यूज नहीं कर रहे हैं। कई ऐसे हैं जो इंडिया के बाहर चले गए हैं। कई ऐसे हैं जो 55 ईयर्स में अनफॉर्चुनेटली एक्सपायर हो चुके हैं।
मतलब अगर मैं इफेक्टिव सीएस देखूं तो इंडिया में इफेक्टिव सीएस इज अप्रोक्सीमेटली अराउंड 55,000 के आसपास हैं। और ये 55,000 सीएस हमने कितने साल में प्रोड्यूस किए हैं? कितने साल में? 55 ईयर्स में। मतलब हमारा एवरेज सीएस हम लोग कितने प्रोड्यूस कर रहे हैं? 1000 सीएस पर एनम। और आपको पता है इंडिया को कितने सीएस चाहिए बाय 2047? ध्यान से सुनना जो बताने जा रहा हूं। अभी हम लोग 2024 में है ना। बाय 2047 इंडिया नीड 2 लाख कंपनी सेक्रेटरी। अभी कितने हमारे पास इफेक्टिव सीएस? 55,000। अनदर 23 ईयर्स में, अनदर 23 ईयर्स में इंडिया को 1.5 लाख सीएस चाहिए। समझा? अब अगर इंडिया को 1.5 लाख सीएस चाहिए तो इसका मतलब कितने सीएस एवरी ईयर इंडिया को निकालने पड़ेंगे? अभी करेंट डेटा क्या है? 1000 सीएस एवरी ईयर। और अगले 23 साल में इंडिया को 1.5 लाख सीएस और चाहिए। मतलब ऑन एन एवरेज अप्रोक्सीमेटली 7000 सीएस पर एनम। समझ रहे हैं? मतलब क्या नंबर बढ़ने वाला है सीएस का? अभी डेटा क्या है? 1000 सीएस एवरी ईयर। इंस्टीट्यूट को अगर 2 लाख सीएस तक पहुंचना है इन द नेक्स्ट 23 years, तो एवरी ईयर इंस्टीट्यूट हैव टू प्रोड्यूस 7000 सीएस एवरी ईयर। आप इंक्रीज देख सकते हो। इट नीड टू बी 7 टाइम्स बढ़ाना पड़ेगा। समझ रहे हैं? मतलब और जैसे जैसे लॉट डिफिकल्ट होता जाएगा ना, सीएस की वैल्यू बढ़ता जाएगा। इसलिए दिस इज अ वेरी अप्रोप्रिएट टाइम टू डू अ डिग्री लाइक सीएस जिसकी इतनी हैवी डिमांड है। आप समझ रहे हैं? देखो इंडिया में एवरी ईयर 32 लाख बच्चे ग्रेजुएट होते हैं। तो क्या 32 लाख जॉब्स हैं क्या इंडिया में एवरी ईयर? नहीं। लेकिन आप एक ऐसा कोर्स करने जा रहे हो जिसकी सप्लाई इतनी कम है और डिमांड इतनी ज्यादा है। और इतना इकोनॉमिक्स आप सबको आता है कि जब सप्लाई कम होती है और डिमांड ज्यादा होती है तो प्राइस बढ़ जाती है। समझ रहे हैं? ऐसा कोर्स करने जा रहे हो जहां पे कंपनी आपके पीछे पीछे आएंगे, न कि आपको कंपनी के पीछे पीछे भागना है। ये समझा? तो यहाँ पे यू हैव अ रोल टू प्ले। एंड गवर्नमेंट जॉब में तो क्या होता है कि आपका बिकॉज नंबर ऑफ सीएस इतने कम है तो गवर्नमेंट जॉब्स में सीएस लोग जाते ही नहीं है। अदरवाइज अगर मैं देखूं तो अगर आपने जितने भी रेगुलेटर्स हैं, देखो इसको ऐसे समझो, ऊपर मोदी जी हैं एज ए प्राइम मिनिस्टर, फिर नीचे कैबिनेट है। सो आपने सुना होगा मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, मिनिस्ट्री ऑफ एचआरडी। वैसे मिनिस्ट्री ऑफ लॉ है। मिनिस्ट्री ऑफ लॉ के ग्रेड 1 से लेके ग्रेड 4 तक की जॉब के लिए अगर आपको जाना है तो उसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया ही सीएस होता है। इसके अलावा आपने सेबी का नाम सुना है? सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। आपने आरबीआई का नाम सुना हो सकता है। आपने आईआरडीए का नाम सुना हो सकता है। जितने भी ये जितने भी रेगुलेटर्स है ना, इन सब के यहाँ लीगल ऑफिसर की जॉब होती है। और उस जॉब की एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है? सीएस। इसका मतलब क्या हुआ? दैट सीएस करने के बाद यू हैव अ ग्रेट एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी। अच्छा, लेकिन अगर आप बोलते हो कि सर मेरे को किसी का एम्प्लॉय नहीं बनना, आई वांट टू बी माय ओन बॉस, देन यू कैन स्टार्ट योर प्रैक्टिस ऑल्सो। प्रैक्टिस में जैसा आपने सुना होगा कि सीए लोग अपनी प्रैक्टिस चालू करते हैं, सुना है आपने? अब उस प्रैक्टिस में लोग क्या करते हैं? वो लोग रिटर्न फाइलिंग करते हैं, टैक्स ऑडिट करते हैं। वैसे ही सीएस खुद की प्रैक्टिस कर सकता है कंप्लायंसेस की, अग्रीमेंट ड्राफ्टिंग की, सर्टिफिकेशन की, ड्यू डिलिजेंस की। सो अगेन दिस इज अ वेरी प्रॉमिसिंग एरिया। एज अ सीएस बनने के बाद आपको डिसाइड करना है कि आपको प्रैक्टिस में जाना है या एम्प्लॉयमेंट में। दोनों ही बाजू प्रोस्पेक्ट्स काफी हैं। ये समझा सबको? अब देखो, अब इसको देख के ना कोई कोर्स डिसाइड मत करना, ठीक है? लेकिन सिर्फ नॉलेज के, बिकॉज मनी इज एन आउटकम। अगर आपके अंदर टैलेंट होगा, पैसा खुद उड़ के आपके पास आएगा। अब यहाँ पे अगर आप एक फ्रेशर सीएस हो तो आपकी जो सैलरी होगी वो अराउंड 4.5 लाख टू 6 लाख पर एनम, मतलब अराउंड 50,000 पर मंथ के आसपास की सैलरी में होंगे। बट विद ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस यू कैन गो टू एनी नंबर। आई गिव एन एग्जांपल। हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड कंपनी का नाम सुना है बच्चों? हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड के कंपनी सेक्रेटरी हैं मिस्टर देव वाजपेयी।
जब कोविड के टाइम पे बाकी कंपनीज एम्प्लॉयज को निकाल रहे थे, सैलरी कम कर रहे थे, उस समय भी देव वाजपेयी जी की सैलरी थी 4.69 करोड़, मतलब अप्रोक्सीमेटली अराउंड 40 lakhs पर मंथ। अच्छा, 40 lakhs पर मंथ मतलब कितना हो गया, दिन की सैलरी ऑलमोस्ट 1.4 lakhs पर डे। डोंट यू थिंक इट्स एन अमेजिंग नंबर? 40 लाख पर महीना। अच्छा, इतना तो आप समझते हो कि ऐसा, मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि आप सीएस बने नहीं और तुमको आपको तुरंत हिंदुस्तान यूनिलीवर देव वाजपेयी जी के बाद बैठा देगा, ऐसा तो नहीं होने वाला। लेकिन अगर देव वाजपेयी जी यहाँ पहुंच सकते हैं तो हम भी पहुंच सकते हैं, क्योंकि उनके पास जो डिग्री है सीएस की, वही डिग्री अगले 2 साल के अंदर आपके पास आने वाली है, क्योंकि इंस्टीट्यूट तो एक ही है ना। सी, इट्स नॉट एमबीए कि एक बच्चा एमबीए कर रहा है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट आईएम से और दूसरा बच्चा एमबीए कर रहा है किसी फालतू इंस्टीट्यूट से। यहाँ तो पूरे इंडिया में एक ही इंस्टीट्यूट है। कौन सा इंस्टीट्यूट है? इंस्टीट्यूट ऑफ कंपनी सेक्रेटरीज ऑफ इंडिया। तो चाहे आप सीएस करो या मिस्टर देव वाजपेयी जी बीइंग अ सीएस, चाहे मैं हूं, हम सब कौन से इंस्टीट्यूट से बिलोंग करते हैं? आईसीएसआई से। क्लियर? अच्छा, अब एक चीज समझो, तो सीएस की सैलरी इतनी ज्यादा कैसे हो जाती है? उसका सबसे बड़ा रीजन है कि सीएस का ना रिपोर्टिंग जो होती है वो कंपनी के टॉप मैनेजमेंट को होती है। इसका मतलब क्या हुआ? सिंपल भाषा में समझाओ, मान लो आप रिलायंस में काम कर रहे हो और आपकी रिपोर्टिंग सीधे कंपनी के प्रमोटर मिस्टर मुकेश अंबानी को है, एंड मुकेश अंबानी को आपका काम पसंद है, तो क्या अंबानी आपको कहीं और जाने देगा? बच्चों, क्या पैसा कभी भी प्रॉब्लम बनने वाला है? नहीं। याद रखना, कॉर्पोरेट्स हैव ह्यूज पेइंग एबिलिटी, आपके अंदर कितना पोटेंशियल है बस यही डिसाइड करेगा। इसके अलावा आप में से कितने लोग इंडिया के बाहर जाके सेटल होना चाहते हैं? एनीवन? नहीं? चलो, मतलब सबको मोदी जी पसंद आ गए हैं, सब इंडिया में ही रहने वाले हैं। तो सिद्धांत बोल रहा है कि उसको इंडिया के बाहर, अली बोला उसको इंडिया बाहर जाना है, ओके। तो आई ऑलवेज बिलीव दैट द फ्यूचर लाइज इन इंडिया, बट स्टिल जिनको इंडिया के बाहर जाना है ना, उनको सीएस डिग्री कितना बेनिफिट देती है ये बताता हूँ। देखो, दुनिया का जो सबसे बड़ा सीएस इंस्टीट्यूट है ना, वो अपना आईसीएसआई इंडिया है, ठीक है। दुनिया का जो सेकेंड लार्जेस्ट सीएस इंस्टीट्यूट है उसका नाम है आईसीएसआई लंदन। अब अगर किसी भी बंदे को पूरे यूरोप में, एंड व्हेन आई से एंटायर यूरोप, आई एम टॉकिंग अबाउट फ्रांस, स्पेन, जर्मनी, स्विट्जरलैंड, ग्रेट ब्रिटेन, आयरलैंड, पूरा यूरोप, ठीक है, अगर उसको वहां पे सीएस के रूप में काम करना है ना, सो ही नीड टू बी अ मेंबर ऑफ आईसीएसए लंदन। अब आईसीएसए लंदन का मेंबर बनने के लिए आपको 17 पेपर्स क्लियर करने होते हैं, लेकिन अगर आपने इंडिया के सीएस हो, इफ यू बीइंग अ मेंबर ऑफ आईसीएसआई इंडिया, तो आपको 17 में से 14 पेपर से एग्जाम्पशन मिल जाता है, एंड यू हैव टू गिव ओनली 3 पेपर्स। सिर्फ 3 पेपर दे के आप आईसीएसए लंदन के मेंबर बन जाते हो। अब एक चीज समझो, ऐसा इंस्टीट्यूट ने एमओयू, एमओयू मतलब अग्रीमेंट, मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग, ऐसा आईसीएसआई ने मल्टीपल कंट्रीज के साथ किया है, इंक्लूडिंग सिंगापुर, इंक्लूडिंग दुबई, यूएस, कनाडा। मतलब अगर आपको उस जुरिस्डिक्शन में जाओगे और अगर आप इंडिया के सीएस हो तो आपको वहां पे सिर्फ 1 या 2 पेपर देना पड़ेगा, एंड देन यू कैन फंक्शन एज अ सीएस देयर आल्सो। समझा? इसका मतलब क्या हो गया? इसका मतलब सीएस डिग्री जो है वो आपको सिर्फ इंडिया में ही हेल्प नहीं करने वाला है, इट इज गोइंग टू हेल्प यू आउटसाइड इंडिया ऑल्सो। क्लियर? लेकिन वो तभी करना जब आपको वहां जाके बसना हो। अगर आपको सिर्फ एक हफ्ते के लिए स्विट्जरलैंड घूमने जाना है तो फिर इंडिया का सीएस डिग्री इज मोर देन सफिशिएंट। इज दिस पार्ट क्लियर? अब देखो, तो सीएस क्या है ये समझ में आ गया। अब करेंगे कैसे? तो देखो, सीएस, अगर आपको सीएस करना है या कोई भी बंदा जो सीएस है या सीएस बनना चाहता है, उसको ये 5 फेस क्लियर करना पड़ेगा। सबसे पहला होता है सीएसईटी, कंपनी सेक्रेटरी एग्जीक्यूटिव एंट्रेंस टेस्ट। सेकेंड लेवल पे पहुंचते हो आप सीएस एग्जीक्यूटिव, जो कि मोस्ट डिफिकल्ट लेवल है, याद रखना। देखो, सीएसईटी का इंस्टीट्यूट का पासिंग रिजल्ट होता है अराउंड कुछ 60% के आसपास, अपना प्रोविंग्स का पासिंग रिजल्ट इज मोर देन 95%। बट व्हेन इट कम्स टू सीएस एग्जीक्यूटिव, ये एक्चुअली डिफिकल्ट है। ये पूरा फिल्टरेशन है, आपने सुना भी होगा, अगर आपके कोई फ्रेंड सीएस कर रहे होंगे so they must have told you कि सीएस एग्जीक्यूटिव इज एक्चुअली डिफिकल्ट। इंस्टीट्यूट का पासिंग रिजल्ट जो होता है वो अराउंड 6 से 8% होता है, 6 to 8%। मतलब अगर 100 बच्चे एग्जाम देंगे तो 6 बच्चे पास होंगे। समझ रहे हैं? अब जब आप एग्जीक्यूटिव क्लियर करते हो, देन यू रीच टू द सीएस प्रोफेशनल लेवल, एंड देन यू हैव टू डू इंटर्नशिप। तो 21 मंथ्स की आपको एक प्रैक्टिकल ट्रेनिंग करना पड़ता है।
एंड देन वंस यू आर डन विद योर इंटर्नशिप एंड प्रोफेशनल प्रोग्राम, तो आपको फिर लास्ट ट्रेनिंग करना है जिसको बोलते हैं CLDP, कॉर्पोरेट लीडरशिप डेवलपमेंट प्रोग्राम, और इसके बाद यू विल गेट योर ड्रीम मेंबरशिप नंबर, जिसके लिए सारी मेहनत हो रही है। अब देखो, जब आप एग्जीक्यूटिव क्लियर करके, जब ET क्लियर करके आप एग्जीक्यूटिव में जाओगे ना, तो वहां पे आपको एक 1 डे मैंडेटरी ओरिएंटेशन प्रोग्राम करना होता है, जो जहां पे इंस्टीट्यूट के रिप्रेजेंटेटिव्स आर गोइंग टू टेल यू कि CS कोर्स क्या है, इसका वैल्यू क्या है, इसकी डिमांड क्या है, एवरीथिंग। अब एक चीज समझो, अगर आप इंडिया के किसी भी क्लासेस में जाते हो जो पूरे CS डेडिकेटेड CS कोचिंग है, जो ऑल 3 लेवल पढ़ाते हैं, तो दे में से कि हम लोग तीनों लेवल पढ़ाते हैं। एट प्रोविंस आल्सो वी टीच ऑल 3 लेवल एंड विद एक्स्ट्राऑर्डिनरी रिजल्ट आल्सो। आवर रिजल्ट इज द बेस्ट अक्रॉस बॉम्बे, वी आर द फास्टेस्ट ग्रोइंग CS क्लास। मैं आपको सब रिजल्ट दिखाऊंगा। बट हम लोग ना सिर्फ बच्चे को पढ़ाते नहीं है, हम बच्चे को एक कंप्लीट हैंड होल्डिंग देते हैं, एंड दैट्स वेयर वी हेल्प आवर स्टूडेंट टुवर्ड्स प्लेसमेंट। मतलब हमारे जितने भी फाइनल अपीयर्ड स्टूडेंट्स हैं, उनकी इंडिया की टॉप नॉच कंपनीज एंड फर्म्स पे रिक्रूटमेंट भी हम ही कराते हैं। हम आपकी सीवीज को इंडिया के टॉप नॉच कंपनीज के पास फॉरवर्ड करते हैं और आपका इंटरव्यू अरेंज कराते हैं। वी डोंट इंटरफेयर इन द सिलेक्शन प्रोसेस बिकॉज वी वांट कि आप अपने मेरिट पे सेलेक्ट हो। लेकिन ये हम क्यों करते हैं? बिकॉज देखो, टैलेंट होना और टैलेंट सही लोगों के सामने जाना दो अलग बात है। अब ये हम कैसे करेंगे ना, ये हम समझेंगे जब हम CS प्रोफेशनल लेवल पे पहुंचेंगे। अभी के लिए आपको बताने का पर्पस सिर्फ ये है कि अगला 2 साल आपको सिर्फ जम के पढ़ाई करनी है। अगर आपने जम के पढ़ाई किया एंड भरपूर पढ़ाई करेंगे, आपको खूब सारा प्रैक्टिस करना है, लॉट ऑफ राइटिंग, एवरीथिंग करेंगे। बट इफ वंस एवरीथिंग इज डन, उसके बाद आपका कैसा प्लेसमेंट, वो सब आपको गाइड किया जाएगा वंस यू रीच टू दैट लेवल। तो अगले 2 साल सिर्फ जम के पढ़ाई करिए, आगे का सब कुछ अपने आप सेट हो जाएगा। ये समझा बच्चों? अब देखो, सो करेंटली आई एम फोकसिंग ऑन द CSET लेवल। अब CSET में क्या है, CSET एलिजिबिलिटी क्या है, कैसे एग्जाम होते हैं, सब्जेक्ट्स कौन कौन से हैं, क्या एलोकेशन है, रजिस्ट्रेशन डेट, सो दीज आर समथिंग इज द CSET। अब सबसे पहले समझो, CSET किसको देना है? वो हर एक बच्चा जिसको CS करना है उसको CSET देना पड़ेगा। ये 12th अपीयर्ड एंड 12th पास दोनों दे सकते हैं। आप लोग कौन हो? 12th अपीयर हो कि 12th पास हो? 12th पास हो गए अब आप लोग, तो आप लोग भी CSET दे सकते हो। अच्छा, इंस्टीट्यूट की रजिस्ट्रेशन फीस कितनी है? 2000 रुपीज। क्लियर? अब ये CSET किसको नहीं देना होता है? अगर किसी बच्चे ने CS फाउंडेशन क्लियर किया हुआ है। नाउ व्हाट इज CS फाउंडेशन? इसका मतलब देखो, CSET से पहले जो सिस्टम था ना, उसका नाम था CS फाउंडेशन। तो अगर आपने CS फाउंडेशन कंप्लीट किया हुआ है तो आपको CSET नहीं देना। अगर आप CA फाइनल क्लियर किया हुआ है या तो CMA फाइनल क्लियर किया हुआ है तो आपको CSET नहीं देना। और अगर आपने ग्रेजुएट या पोस्ट ग्रेजुएट हो तो आपको CSET नहीं देना। इसका मतलब, अच्छा हम लोग यहाँ पे कहीं आ रहे हैं क्या? आर वी फॉलोइंग इन दिस कैटेगरी? नो। तो अगर हम लोग इस कैटेगरी में नहीं आ रहे तो इसका मतलब क्या हुआ कि हमको CSET देना है। समझा? अब देखो, ये एग्जाम है होगा कैसे ना, CSET एग्जाम जो है ना, वो एक कंप्यूटर बेस्ड MCQ टेस्ट है। यू अंडरस्टैंड व्हाट इज MCQ? मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, एक क्वेश्चन दिया होगा, उसमें 4 आंसर दिए होंगे, और ये रिमोट प्रॉक्टर मोड में होता है। व्हाट इज रिमोट प्रॉक्टर मोड? रिमोट प्रॉक्टर मोड का मतलब होता है कि आप अपने घर से ही एग्जाम दोगे। तो क्वेश्चन ये कि आप ऐसा सोचोगे कि यार घर से एग्जाम दे तो मजा आ जाएगा, फिर तो घूम घूम के एग्जाम देंगे, खूब नकल मारेंगे। ऐसा बिल्कुल नहीं होने वाला। आप एक्चुअली अपनी सीट से हिल भी नहीं पाओगे। हिलना तो छोड़ो, आपको ना जब CSET जब रिमोट प्रॉक्टर मोड होता है तो आपको ना कंप्यूटर पे जो भी आपका लैपटॉप या डेस्कटॉप है उसका कैमरा ऑन रखना पड़ता है। और अगर आपकी आई आई कांटेक्ट ना सिर्फ कैमरे पे नीचे, अगर आपने नीचे भी देखा ना तो तुरंत पॉपअप आएगा कि लुक इनटू द कैमरा। और वहां पे ना एक आर्टिफिशियल आईज बनी होती है जो पहले पूरा ग्रीन कलर की होती है। जैसे जैसे आपका आई कांटेक्ट टूटेगा ना, वो ग्रीन से रेड होने लगती है। और अगर वो ग्रीन से रेड हो गया तो आपका एग्जाम कैंसिल कर दिया जाता है। समझ रहे हैं? इसके बाद अगर बैकग्राउंड में कोई वॉइस आई या आप कोई आपके आजू बाजू मूव कर रहा है तो इमीडिएटली पॉपअप होगा मैसेज कि प्लीज मेंटेन क्लास डेकोरम। ऐसा 2 बार अगर हुआ तो आपका एग्जाम कैंसिल कर दिया जाता है। मतलब मैं बोल रहा हूं, आप घूमना फिरना तो छोड़ो, आप हिल नहीं पाओगे एग्जाम में, ऐसा होता है। इतना क्लोज मॉनिटर किया जाता है।
अब देखो जब अब इंस्टीट्यूट इतना क्लोज मॉनिटर कर रहा है तो उसने एक रिलैक्सेशन भी दिया आपको कि कोई निगेटिव मार्किंग नहीं होगा। अभी इस टेस्ट का ड्यूरेशन कितना है 120 मिनट्स, मतलब 2 घंटे का टेस्ट है। और 2 घंटे के इस टेस्ट के मार्क्स कितने 200 मार्क्स, और पास होने के लिए अपने को कितने चाहिए 50%। 50% मतलब कितना हो गया 50% मतलब इट इज 200 का 50% मतलब आपको 100 मार्क्स लाने पड़ेंगे, और हर सब्जेक्ट में पास होने के लिए 40%। तो 40% जो है वो कितना हो गया 50 मार्क्स का पेपर है, और आपको हर सब्जेक्ट में पास होने के लिए 40% लाना है, मतलब 20 मार्क्स पर सब्जेक्ट। तो क्वेश्चन ये है तो सब्जेक्ट हैं कितने, तो टोटल 4 सब्जेक्ट्स हैं, हर सब्जेक्ट 50 मार्क का है। एंड अगर हर सब्जेक्ट 50 मार्क का है तो आपको हर सब्जेक्ट में कितना पास होने के लिए लाना है 20 मार्क्स, और टोटल पास होने के लिए कितना लाना है 100 मार्क्स। ये समझा आप लोगों? इसको ऐसे समझो, चलो मेरा मान लो मेरा पेपर 1 में 50 आ गया, पेपर 2 में 50 आ गया, लेकिन पेपर 3 पेपर 4 मैंने छोड़ दिया, मैं कहा छोड़ो 100 तो आ गया, तो क्या मैं पास हो गया? नहीं। क्यों? क्योंकि मेरे को हर सब्जेक्ट में 20 भी लाना है, ठीक है। अच्छा मान लो मेरा पेपर 1 में 20 आ गया, पेपर 2 में 20 आ गया, पेपर 3 में 20 आ गया, और पेपर 4 में 20 आ गया, तो क्या मैं हर सब्जेक्ट में पास हो गया? यस, मैं हर सब्जेक्ट में पास हुआ, लेकिन क्या मैं टोटल में पास हुआ? नहीं। मतलब मेरे को टोटल में 100 मार्क्स लाना है, एंड पर सब्जेक्ट मेरे को 20 मार्क्स लाना है। इज दिस पार्ट क्लियर? अब देखो, अब यहां पे क्या दिया है, नाउ इट सेज दैट, ना ये टेस्ट जो है देखो इसमें हर सब्जेक्ट में 35 एमसीक्यूज होंगे, एंड ये 35 एमसीक्यू 50 मार्क्स का होगा, मतलब आपके 15 एमसीक्यू होंगे 2 मार्क्स के, एंड 20 एमसीक्यू होगा 1 मार्क का, तो 50 मार्क्स हो गया। आपको 35 एमसीक्यू हर सब्जेक्ट में, मतलब टोटल कितने एमसीक्यू हो गए 140 एमसीक्यू। और ये 140 एमसीक्यू को सॉल्व करने के लिए कितना टाइम है आपके पास 120 मिनट्स। मतलब अगर आप ध्यान से देखोगे तो आपको एक एमसीक्यू सॉल्व करने के लिए आपको लेस देन 1 मिनट मिल रहा है, समझ रहे हैं? एंड यही प्रॉब्लम है सीएसईटी की। सीएसईटी में प्रॉब्लम इज नॉट द कंटेंट, सीएसईटी में प्रॉब्लम इज द स्पीड। यू नीड टू नो द शॉर्टकट्स इफ यू वांट टू क्लियर योर सीएसईटी एग्जाम। अब एक चीज समझो, रजिस्ट्रेशन डेट्स वेरी क्रूशियल। अगर आपने उस ड्यूरेशन में रजिस्टर किया तो ही आप सीएसईटी का एग्जाम उस अटेम्प्ट में दे सकते हो। तो सीएसईटी का एग्जाम होता कितनी बार है, साल में 4 बार होता है। मई सीएसईटी, जुलाई सीएसईटी, नवंबर सीएसईटी एंड जनवरी सीएसईटी। हम लोग कौन से सीएसईटी के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं? नवंबर सीएसईटी, परफेक्ट। तो अब अपने को इससे आगे नहीं जाने देना है। देखो आपको रजिस्ट्रेशन करना होगा 16 जून से लेके 15 अक्टूबर के बीच में, याद रखना 15 अक्टूबर तक रजिस्टर हो जाना चाहिए, तो आप नवंबर सीएसईटी दे सकते हो। अच्छा, आपका एग्जाम जो होगा वो फर्स्ट वीक ऑफ नवंबर में होगा, एंड रिजल्ट जो है वो 10 दिन के अंदर आ जाएगा। तो सम ऑफ यू में से कि सर 10 दिन में आ जाएगा इतना फास्ट? अरे बच्चों समझो ये ऑनलाइन एग्जाम है, अगर आप जैसे एग्जाम सबमिट करते हो ना, इंस्टीट्यूट चाहे तो इमीडिएटली रिजल्ट बता सकता है। 10 दिन तो सिर्फ आपका ब्लड प्रेशर बढ़ाने के लिए रखा है इन्होंने, ठीक है। आपका रिजल्ट आएगा, रिजल्ट के तुरंत बाद आपको एग्जीक्यूटिव के लिए रजिस्टर करना है, और आप जब एग्जीक्यूटिव रजिस्टर करोगे 30 नवंबर तक, तो आप जून 25 में एग्जीक्यूटिव का दोनों मॉडल दे सकते हो। बट प्रैक्टिकली आई टेल यू, देखो नवंबर के बाद ना आपके पास टाइम थोड़ा कम होता है, बिकॉज हाउ मेनी मंथ्स यू हैव दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, एंड 1 जून से एग्जाम चालू हो जाएगा। मतलब आपके पास इफेक्टिवली नेट टोटल 6 मंथ्स है। अब 6 मंथ्स के बीच में आपके कॉलेज के एग्जाम्स भी आएंगे, मतलब आपके लिए जून 25 में दोनों मॉड्यूल देना थोड़ा डिफिकल्ट होता है। मैं इम्पॉसिबल नहीं बोलूंगा, बट थोड़ा डिफिकल्ट यस डेफिनेटली होता है। तो मेजोरिटी बच्चे क्या करते हैं, वो या तो दोनों मॉड्यूल दिसंबर में देते हैं, और या तो वो एक मॉड्यूल जून में देते हैं और एक मॉड्यूल दिसंबर में देते हैं। तो काफी बच्चे एग्जीक्यूटिव में मॉड्यूल वाइज देते हैं, काफी बच्चे दोनों ग्रुप देते हैं, लेकिन दोनों ग्रुप अगर देते हैं तो दिसंबर में देते हैं, एंड दैट इज द राइट अप्रोच। अब ये हम कैसे करेंगे, हमारा क्या स्ट्रैटेजी होना चाहिए एग्जीक्यूटिव का, ये हम लोग डिस्कस करेंगे वंस यू क्लियर द सीएसईटी। समझा? तो ईटी में अपने को नवंबर 24 में ईटी क्लियर करना है। ट्रस्ट मी गाइस, अगर आपका नवंबर 24 में सीएसईटी क्लियर हो गया तो आपका ग्रेजुएशन खत्म होने से पहले यू विल बी अ क्वालिफाइड कंपनी सेक्रेटरी। ये याद रखना,
कैसे? सिंपल ऐसे समझो, अभी नवंबर 24 में सीएसईटी क्लियर हो जाएगा कि नहीं? यस और नो? यस। बाकी बच्चों, हेत क्रिश, हो जाएगा पक्का? एंजेला, बस ये कॉन्फिडेंस चाहिए अपने को। तो अपना नवंबर सीएसईटी क्लियर हुआ, 2025 में अपना एग्जीक्यूटिव क्लियर होना ही चाहिए। चाहे आप जून में एक ग्रुप दो, दिसंबर में एक ग्रुप दो, चाहे आप जून में दोनों ग्रुप दो या दिसंबर में दोनों ग्रुप दो, 2025 में आपका एग्जीक्यूटिव क्लियर होना ही चाहिए। तो दिसंबर 2026 में आपका प्रोफेशनल क्लियर हो जाएगा। और आपका ग्रेजुएशन कब खत्म होगा? मार्च 2027 में। अरे अभी 24 में एडमिशन लियो ना ग्रेजुएशन में, तो 3 साल लगेंगे, मतलब 27 में ग्रेजुएशन खत्म होगा, उससे पहले आप सीएस बन जाओगे। और बस यही इंपॉर्टेंट है। अगर आप ईटी दे रहे हो तो उसका पर्पस यही होना चाहिए कि बिफोर यू कंप्लीट योर ग्रेजुएशन यू शुड बी अ क्वालिफाइड कंपनी सेक्रेटरी। नाउ अब देखो यहाँ पे, अब यहाँ पे ईटी के बाद देन वी रीच टू द एग्जीक्यूटिव, उसको कैसे करना है वो सब हम डिस्कस करेंगे। बट इज दिस पार्ट क्लियर एवरीवन? नाउ सो अपने को समझ में आ गया कि सी एस ई टी क्या है, कैसे करना है। सो नाउ विच क्लास टू ज्वाइन? आई नेवर टॉक अबाउट कॉम्पिटिशन, व्हाट आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट कि हम आपको कैसे पढ़ाएंगे, हमारा क्या अप्रोच होगा, एवरीथिंग। अब देखो, नाउ व्हाई प्रोविंग्स? नाउ व्हाई प्रोविंग्स? उसका सबसे बड़ा रीजन ये है कि वी आर द क्लासेस who is having the most qualified faculty team across Bombay. मतलब no classes across Bombay is having the quality faculty as what we have. Provings का average faculty experience जो है minimum वो approximately around 10 years का average faculty experience है, which is the most qualified CS team across Bombay. बॉम्बे में जितनी भी classes हैं उनमें जो भी faculties पढ़ा रहे हैं वो majorly हमारे ही पास students हैं। Clear? So we are the most experienced teaching team, and we are believing in the concept based teaching. अच्छा जी बताओ बच्चों, क्या आपको CSET लेवल पे कोई आंसर लिखना है क्या? नहीं, आपको तो एमसीक्यू सॉल्व करना है ना। और एमसीक्यू सॉल्व करने के लिए आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा तो ही आप शॉर्टकट यूज कर पाओगे। तो वी बिलीव इन कॉन्सेप्ट बेस्ड टीचिंग with the most experienced faculty team across Bombay. Clear? And then our lectures are fixed timing पे होते हैं। हमारे लेक्चर ना कभी चेंज नहीं करते हम लोग टाइमिंग। मतलब हाउ वी डू कि हमारा लेक्चर कैसे होगा कि आपका जब आप बैच चालू होगा ना, तो ऑन द वेरी फर्स्ट डे ऑफ द लेक्चर हम लोग आपसे आपका अवेलेबिलिटी, आपका कॉलेज का टाइमिंग ले लेंगे, एंड उसके हिसाब से आपका लेक्चर का टाइमिंग फिक्स हो जाएगा। अच्छा, डेली के 3 आवर्स के लेक्चर होंगे, क्या हम 3 घंटे के लेक्चर बैठ सकते हैं आराम से? बस डेली का 3 आवर्स का, और 3 घंटा आप हमारे को सुन लीजिए आराम से। आपको घर जाके पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ये मेरी गारंटी है। दो इट इज एडवाइजेबल कि आप एक बार घर पे पढ़ना जरूर, लेकिन आपका सब कुछ यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है विद रिविजन, विद अंडरस्टैंडिंग एवरीथिंग। एंड देन वी हैव अ टाइमली कंप्लीशन ऑफ पोर्शन। अच्छा, हम लोग आपको ना सिर्फ मैं बोलता नहीं कि आपका पोर्शन टाइमली कंप्लीट होगा, आपका पोर्शन एक दिन डिले नहीं हो सकता। और ये हम लोग प्रोस्पेक्टस में लिख के देते हैं कि आपका बैच कब चालू होगा और बैच कब खत्म होगा। वो भी मैं आपको बताता हूँ कि आपका बैच चालू और फिनिश कब होगा। एक दिन उससे ज्यादा पोर्शन आगे नहीं जा सकता। क्लियर? एंड नॉट ओनली एट ईटी लेवल, एट ऑल लेवल। देन वी हैव अ कॉम्प्रिहेंसिव स्टडी मटेरियल। आपको हर सब्जेक्ट का स्टडी मटेरियल दिया जाएगा, एंड जो हमारा स्टडी मटेरियल इट इज वेरी कॉम्प्रिहेंसिव येट प्रिसाइज। मतलब उसमें आपका आईसीएसआई का पूरा मॉड्यूल कवर किया हमने 2020 से, जब से सीएसईटी आया तब से जितने क्वेश्चंस पूछे गए उस चैप्टर से वो भी कवर किया हुआ है। मार्केट में जितनी अच्छी बुक्स हैं उन सबके जितने अच्छे क्वेश्चन है वो भी हमने कवर कर लिया। मतलब एक बार अगर आपने हमारा मटेरियल पढ़ लिया तो उसके बाद आपको कुछ और पढ़ने की जरूरत नहीं है। विच मीन्स दैट आप ऐसे समझ लो कि हमारा स्टडी मटेरियल जो है वो आपका गीता, कुरान, बाइबल जो समझना है समझो, उसको पढ़ लेना, उसके अलावा कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है। एंड देन वी हैव अ डिटेल्ड स्टडी प्लान। अब ये क्या है? देखो, आप सब अभी 12th पास किए हो, ग्रेजुएशन में एंटर किए हो। आई बिलीव यू ऑल आर इन द एज ब्रैकेट ऑफ 18 to 20 ईयर्स, करेक्ट? सम में भी बिलो 18 भी हो सकते हैं, पॉसिबल। अब ऐसे केस में एट सच ए यंग एज अगर आप एक प्रोफेशनल कोर्स करने का सोच रहे हो, इट इज ऑलरेडी कमेंडेबल।
लेकिन कई बार ऐसा होता है कि बच्चे ना ये प्लान नहीं कर पाते कि उनको कैसे पढ़ना चाहिए, उनकी प्रिपरेशन कैसे होनी चाहिए, 1 मंथ बिफोर एग्जामिनेशन उनको किस तरीके से पढ़ना चाहिए, दे आर नॉट एबल टू प्लान दैट थिंग। तो आपको ना प्रोविंग्स के साथ ना कोई प्लानिंग करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपकी पूरी प्लानिंग हम आपको करके देंगे। हाउ? आपको ना डिटेल स्टडी प्लान दिया जाएगा, जिसमें आपको लास्ट 1 मंथ बिफोर एग्जामिनेशन आपको कैसे पढ़ना चाहिए, आपको डेली का पूरे 27 डेज 30 डेज की प्लानिंग दी जाएगी कि आपको लास्ट 1 मंथ में कैसे पढ़ना है, कौन से दिन डे 1 पे आपको कौन सा सब्जेक्ट पढ़ना है, कौन से चैप्टर पढ़ने हैं, और उस चैप्टर का उसी रात में 9 बजे टेस्ट लिया जाएगा। समझ रहे हैं? इस तरीके से पूरा स्टडी प्लान दिया जाएगा, मतलब आपको कोई प्लानिंग करने की जरूरत नहीं है, आपकी पूरी प्लानिंग हम करेंगे। डिटेल स्टडी प्लान आपको दिया जाएगा, सो दैट यू नीड नॉट टू वेस्ट योर टाइम in making some planning, rather you should invest the time in our plan and get the result। ये समझा? इसके अलावा then we have a very exhaustive test series। कितने टेस्ट? देखो एक चीज समझो, ये एमसीक्यू बेस्ड पेपर है, तो एमसीक्यू बेस्ड पेपर में आपका आपको और आपके पास एक एमसीक्यू सॉल्व करने का लेस देन 1 मिनट है, तो आप कैसे सॉल्व कर पाओगे? देन यू नीड टू डेवलप स्पीड। और स्पीड कैसे डेवलप होगी? जब आप प्रैक्टिस करोगे। तो कितनी प्रैक्टिस रहता है, आई शो यू। आप कितने टेस्ट देने वाले, ध्यान से देखो। हमारा टेस्ट सीरीज ना बहुत एग्जॉस्टिव है। आपका ना सबसे पहले चैप्टर वाइज टेस्ट लिया जाएगा। आपका बैच चालू होगा, बैच चालू होगा, चैप्टर खत्म होते ही उसके 7 दिन के बाद चैप्टर खत्म होगा, उसके 7 डेज के बाद आपका पर्टिकुलर चैप्टर वाइज टेस्ट होगा। अच्छा, चैप्टर वाइज टेस्ट होने के बाद एंड वीक, आपका 2 वीक जब बैच चालू होगा, उसके बाद आपका वीकली टेस्ट चालू होगा। वीकली टेस्ट में आपके 2-3 चैप्टर्स होंगे, एंड देन लास्ट 1 मंथ में आपका एलटीटी टेस्ट होगा, विच इज लर्निंग टाइम टेबल टेस्ट, जो स्टडी प्लान के हिसाब से होगा। एंड देन इसके बाद आपका जब सब टेस्ट हो जाएगा, फिर आपका प्रीलिम्स होगा, जो मेन एग्जामिनेशन जैसा होगा। इसका मतलब अगर आप कलेक्टिवली देखोगे तो आप मोर देन 75 टेस्ट लिखने वाले हो। अब एक चीज बताओ बच्चों, आपको मेन एग्जाम से पहले अगर आप 75 प्लस बार टेस्ट दे चुके हो, तो डोंट यू थिंक स्पीड ऑटोमेटिकली डेवलप हो जाएगी? एंड दिस इज द यूनिकनेस ऑफ प्रोविंग्स। हमारा एग्जॉस्टिव टेस्टिंग होता है, जिससे कि बच्चे की इतनी स्पीड डेवलप हो जाए कि बच्चा आराम से मेन एग्जाम दे सके, एंड दैट्स द रीजन वी हैव सच एन एक्स्ट्राऑर्डिनरी रिजल्ट। देन वी हैव अ सेपरेट रिवीजन एंड डाउट सॉल्विंग सेशन होते हैं। रिकॉर्डेड बैकअप आपको हर लेक्चर का दिया जाएगा, मतलब HD क्वालिटी वीडियो विद नो व्यू रिस्ट्रिक्शन दैट इज बीइंग प्रोवाइडेड, एंड ऑल दिस थिंग बीइंग प्रोवाइडेड विद अ रीजनेबल फीस स्ट्रक्चर। इज दिस पार्ट क्लियर? अब देखो, अब हमारा वैल्यू एडेड सर्विसेज क्या है? नाउ एज आई सेड दैट आपका, हमने आपको पढ़ा तो दिया, लेकिन सिर्फ पढ़ाना सफिशिएंट नहीं है। सो व्हाट इज इंपॉर्टेंट? टेस्ट सीरीज। मोर देन 70 प्लस टेस्ट सीरीज आप करने वाले हो। इसके बाद प्रीलिम्स, आपका जैसा मेन एग्जाम आने वाला है उस लाइन पे आप प्रीलिम्स देने वाले हैं। देन डाउट सॉल्विंग, सो वी हैव अ डेडिकेटेड डाउट सॉल्विंग। आपका लास्ट 1 मंथ में हर एक सब्जेक्ट का डाउट सॉल्विंग एंड रिविजन सेशन रखा जाता है। एंड देन मेंटरिंग, which means that based on the performance of the student, what we do, we go for the mentoring, जिसमें हम बच्चे की वीकनेस और स्ट्रेंथ को आइडेंटिफाई करते हैं, और जो वीक एरिया है, हर बच्चे की वीकनेस और स्ट्रेंथ अलग हो सकती है, तो जो वीक एरिया है उसको और मजबूत करते हैं, उसके लिए स्ट्रैटेजी बनाते हैं, प्लानिंग करते हैं, जिससे कि बच्चा 1 शॉट क्लियर हो जाए। इज दिस पार्ट क्लियर? अब देखो, तो क्या यूनिकनेस आपको मिलने वाली है प्रोविंग्स में इन कंपैरिजन टू अदर क्लासेस? सबसे पहले स्टडी प्लान। आपको कोई स्टडी प्लानिंग खुद नहीं करनी है, आपकी पूरी प्लानिंग हम करेंगे। लास्ट 1 मंथ में आपको कैसे पढ़ना है ये पूरा हम आपको बताएंगे डे वाइज। सेकेंड, आपको रिविजन नोट, सेपरेट रिविजन नोट दिया जाता है, जिसमें इंस्टीट्यूट के आज तक के जितने क्वेश्चंस हैं वो सब कवर किए। वेरी एग्जॉस्टिव टेस्ट सीरीज, मोर देन 70 टेस्ट आप देने वाले हैं। एंड देन आप सिर्फ टेस्ट नहीं देते हो, आपका टेस्ट का डिजिटल इवैल्यूएशन होता है। एंड देन लास्ट में आप एक ऑल इंडिया प्रीलिम्स देते हो, जिसमें हमारे बच्चे प्लस मार्केट के बहुत सारे बच्चे होते हैं। ऑलमोस्ट एवरी अटेम्प्ट में 1000 प्लस बच्चे हमसे कनेक्ट होते हैं, एंड उनके बीच में जब आप टेस्ट देते हो तो आपको ये आइडेंटिफाई होता है कि आप कहां पे स्टैंड कर रहे हो। इज दिस पार्ट क्लियर? अब देखो, नाउ एज आई सेड कि हम लोग का ना सिस्टम ना काफी एग्जॉस्टिव है, काफी एक्यूरेट है। तो हम लोग टेक लोग हैं बेसिकली, समझा? हम लोग टेक्नोलॉजी पे इन्वेस्ट करते हैं।
तो हमारा सिस्टम किस तरीके से है, सबसे पहले वीडियो बैकअप, एज आई टोल्ड यू कि आपको हर सब्जेक्ट का वीडियो दिया जाएगा, करेक्ट। तब आपके दिमाग में क्वेश्चन आ सकता है कि वीडियो दिया कैसे जाएगा, तो कोई टेंशन मत लो हमारा। और आपको कहीं वीडियो के लिए कहीं ढूंढना पड़ेगा, कुछ करना पड़ेगा, कुछ नहीं करना आपको। आपका जैसे डेली बैकअप लेक्चर दिया जाएगा तो आपको कैसे देखना, अच्छा ये वीडियो आप हमारे लैपटॉप पे, मोबाइल पे कहीं भी देख सकते हो, ठीक है। कोई व्यू रिस्ट्रिक्शन नहीं है, एचडी क्वालिटी वीडियो है विद स्पीड ऑप्शन। मतलब आपको क्या करना है, आपको सिर्फ हमारे ऐप पे जाना है, सब्जेक्ट को सेलेक्ट करो, जैसे ही सब्जेक्ट को सेलेक्ट करोगे सारे चैप्टर्स खुल जाएंगे, फिर जिस चैप्टर का वीडियो देखना है उस पर क्लिक करो, सारे वीडियो सामने आ जाएंगे। मतलब आपको अलग से कहीं ढूंढने उड़ने की जरूरत नहीं है, क्लियर। देन टाइम टेबल, अच्छा आपने जब क्लास 12 जहां भी किया होगा तो वहां पे आपको टाइम टेबल कैसे देते होंगे, मे बी कि आपको मैसेज आता होगा व्हाट्सएप पे, मे बी कि व्हाट्सएप पे पीडीएफ आता होगा। हम लोग ऐसा कुछ नहीं करते, हमारा सब सिस्टम ना टेक्नोलॉजी पे बेस्ड है। आपको हमारे ऐप पे जाना है, सिर्फ डे सेलेक्ट करिए, जैसे ही डे सेलेक्ट करोगे ना पूरा टाइम टेबल सामने आ जाएगा, जिसमें किसका लेक्चर है, कौन सी फैकल्टी का लेक्चर है, कितने बजे लेक्चर है, लेक्चर में कौन से सब्जेक्ट का लेक्चर है, कौन से रूम में लेक्चर है, सब कुछ सामने आ जाएगा। मतलब आपको अलग से कहीं किसी से पूछने की जरूरत नहीं है। देविका ये हमारा इन हाउस ऐप है, क्लियर, जो हमने डेवलप कराया है जस्ट टू मेक द ऐप स्टूडेंट फ्रेंडली। और ये ऐप जब आप प्ले स्टोर पे जाओगे ना तो आप प्रूविंग सीएस के ऐप डाउनलोड कर लोगे, लेकिन ये एक्टिवेट कब होगा, जब आपका एडमिशन होगा तो आपको एक नंबर दिया जाएगा एंड देन दिस ऐप विल बी एक्टिवेटेड। अच्छा अब हमारा अटेंडेंस समझो, हमारा अटेंडेंस जो है ना, हमारे यहाँ ना डेली अटेंडेंस होती है, बट हमारे यहाँ इंसान अटेंडेंस नहीं लेता। हमारे यहाँ अटेंडेंस कौन लेता है, हमारे यहाँ अटेंडेंस ऐप पे होता है। मतलब आपको क्या करना है, आप जब हमारे ब्रांच पे आओगे ना, ऑनलाइन बच्चों का अटेंडेंस डेली स्टाफ लेता है, एंड जब हमारे आप ब्रांच पे आओगे तो हमारे हर एक ब्रांच में ना बाहर एक बारकोड लगा हुआ है। आप जब क्लास में एंटर करेंगे तो आपको पहले उसको स्कैन करना है। जैसे आप स्कैन करोगे हमारे डेटाबेस में और आपके पेरेंट्स के पास एक मैसेज जाएगा कि बच्चा क्लास में इन किया है। और फिर जब आप लेक्चर के बाद, उस दिन के लेक्चर के बाद जब आप बाहर निकलोगे तो वापस स्कैन करना है, तो अगेन हमारे डेटाबेस में और आपके पेरेंट्स के पास एक मैसेज जाएगा कि बच्चा क्लास से निकला है। समझ रहे हैं, मतलब हमारे पास हर एक बच्चे का डेली का मिनट बाय मिनट का अटेंडेंस डिटेल होता है कि बच्चा कितने देर लेक्चर में था, और ये पेरेंट्स को मालूम पड़ता है। बिकॉज अगर देखो, अच्छा अगर मान लो कोई बच्चा 2 दिन तक हमारे डेटाबेस के हिसाब से नहीं आया है, या 2 दिन उसने मान लो एक इन पे स्कैन किया, आउट पे स्कैन नहीं किया, या आउट पे स्कैन किया, इन पे स्कैन नहीं किया, तो तुरंत उनके पेरेंट्स के पास कॉल जाता है, सो दैट वी कैन कम टू नो कि बच्चा आया है या नहीं। समझ रहे हैं। अब आप सोचोगे यार ये तो कुछ ज्यादा ही हो गया, हम पे काफी कंट्रोल किया जा रहा है। एग्जैक्टली exactly. देखो एक चीज समझो, जब तक आप क्लास 12th में होते हो ना तब तक आप एकदम पेरेंट्स के कंट्रोल में रहते हो। जैसे आप ग्रेजुएशन में जाते हो आपके नए दोस्त बनते हैं, एंड यहाँ पे आपके भटकने के चांसेस होते हैं। हम आपको अगले 3 साल तक भटकने नहीं देंगे, बिकॉज अगर अगले 3 साल अगर आपने खुद पे इन्वेस्ट कर दिया रेदर देन वेस्टिंग योर टाइम, तो अगला 30 साल सुधर जाएगा। और मेरे को आपका अगला 30 साल सुधारने में इंटरेस्ट है, समझा ना। एंड आई बिलीव आपका थोड़ा सपोर्ट मिलेगा इसमें, क्लियर। देखो मैंने ना जितना मेरा टेक्नोलॉजी का नॉलेज है उसके हिसाब से पूरा ऐप बनवाया है, इसमें और कहीं भी इम्प्रोवाइजेशन की जरूरत हो प्लीज फील फ्री टू कम्युनिकेट, क्लियर, डायरेक्टली टू मी। इसके अलावा अब देखो हमारा डाउट सॉल्विंग कैसे है। सी फेस टू फेस बच्चे तो क्लास में डाउट पूछ लेते हैं, बट हमारे बहुत सारे आउट स्टेशन स्टूडेंट्स हैं, तो हमको तो उनका भी एक भी डाउट नहीं छोड़ना है। तो हमारा डाउट सॉल्विंग कैसे होता है कि आपको ना, अब मान लो आप पढ़ाई कर रहे हो, अब रात में 12 बजे आपको कोई डाउट आ गया उस सब्जेक्ट में जो मैं पढ़ाता हूँ, तो 12 बजे तो आप अभिषेक सर मिलने वाले नहीं है। तो क्या करने का, सीधे हमारे ऐप पे जाने का, सब्जेक्ट सेलेक्ट करो, चैप्टर सेलेक्ट करो, और जो डाउट है उसको टाइप कर सकते हो, या तो उसकी फोटो खींच सकते हो या वॉइस मैसेज भेज सकते हो। जैसे सबमिट करोगे ना डाउट कंसर्न फैकल्टी के पास पहुंच जाएगा, एंड कंसर्न फैकल्टी 48 आवर्स के अंदर आपका डाउट सॉल्व कर देगा। अगर कंसर्न फैकल्टी ने 48 आवर्स में डाउट सॉल्व नहीं किया तो एक एस्केलेशन रिपोर्ट मेरे पास आएगा, एंड आई विल रिक्वेस्ट कंसर्न फैकल्टी टू सॉल्व द डाउट। ऑब्जेक्टिव सिर्फ एक है कि हर एक बच्चे का एक एक डाउट सॉल्व होना चाहिए। एंड दैट टेस्ट ध्यान समझना क्या है, एज आई टोल्ड यू हम लोग कितने तरह के टेस्ट लेते हैं बच्चों in CACT? How many tests we take? First, chapter wise test. Second, weekly test. Third, learning time test. And fourth is prelims, which together is more than 75 tests. अब आपका चैप्टर वाइज टेस्ट कैसे होंगे, टेस्ट कैसे होंगे, देखो आपका जैसे ही चैप्टर खत्म होगा ना, आपके उस चैप्टर का टेस्ट अपलोड कर दिया जाएगा आपके ऐप पे।
और आपको नोटिफिकेशन आएगा कि ये चैप्टर का टेस्ट अपलोड हो गया है। वो टेस्ट देने के लिए आपको 3 दिन का टाइम दिया जाएगा। 3 दिन के अंदर आपको टेस्ट देना है, और जैसे टेस्ट पेपर सबमिट करोगे तुरंत मार्क्स आएगा कि आपको कितना मार्क्स मिला है, और ये हमारे डेटाबेस में और आपके पेरेंट्स के पास, दोनों के पास जाएगा कि बच्चे के इस टेस्ट में इतने मार्क्स आए हैं। अगर बच्चे ने किसी टेस्ट को 3 दिन में नहीं दिया तो ये भी मैसेज जाएगा हमारे डेटाबेस और आपके पेरेंट्स के पास कि बच्चे ने ये टेस्ट नहीं दिया है। ऑब्जेक्टिव सिर्फ एक है कि हम आपका हर एक टेस्ट करवाना चाहते हैं, समझ रहे हैं? तो आपका जो वीकली टेस्ट होता है ना, वो ब्रांच पे होता है। जो चैप्टर वाइज टेस्ट होता है और लर्निंग टाइप का टेस्ट होता है वो आपका ऑनलाइन होता है, क्योंकि आपका एग्जाम कैसे है, क्या आपका एग्जाम फिजिकल मोड में है, ऑनलाइन मोड में, तो यू हैव टू डेवलप द प्रैक्टिस फॉर दैट आल्सो। क्लियर? देन फी स्टेटस ये अभी तक एक्टिवेट नहीं करा है, बट ये भी हो जाएगा, बिकॉज आपका सीएसईटी लेवल उतना छोटा कोर्स होता है ना, 2-3 महीने का, तो उसमें जरूरत नहीं होती है, बट एट प्रोफेशनल लेवल दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। इसमें क्या होता है कि आपको ऐप पे ही मालूम पड़ जाता है कि आपकी टोटल फीस कितनी है, आपने कितना पे कर दिया है, क्या ड्यू डेट है, और आप ऐप से ही हमारा फीस रिसिप्ट भी जनरेट कर सकते हो। एंड देन लास्ट है नोटिफिकेशन। जो नोटिफिकेशन आपके पेरेंट्स और स्टूडेंट दोनों के पास आता है। स्टूडेंट्स के पास कौन कौन सा नोटिफिकेशन आता है कि आपका टाइम टेबल, अच्छा टाइम टेबल में कुछ चेंजेस किए आता है, टेस्ट पेपर, टेस्ट का रिजल्ट, अटेंडेंस, वीडियो बैकअप, मतलब जैसे ही एक्टिविटी होगी आपका नोटिफिकेशन आ जाएगा, आपको किसी से पूछने की जरूरत नहीं है। एंड देन पेरेंट्स के पास 2 नोटिफिकेशन आते हैं, एक अटेंडेंस का, दूसरा टेस्ट के रिजल्ट का। ये समझा? मतलब एक ऐसा सिस्टम बना दिया है कि अब प्रोविंस को बस ग्रो ही करना है, क्योंकि सिस्टम इतना एरर मतलब फ्लॉलेस हो गया है कि हर एक बच्चे के हर एक एस्पेक्ट्स को ध्यान में रखा गया है। हैविंग सेड दैट, अगर आपको इसमें और भी कुछ भी ऐसा लगता है while you are associated with प्रोविंस, अगर आपको कहीं भी लगता है कि यार इसमें अगर ये और कर दिया जाए तो और बेनिफिट होगा बच्चे को, प्लीज कम्युनिकेट, विल इनकॉर्पोरेट द सेम। क्लियर? इज दिस पार्ट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? अब देखो, अब हमारा टीचिंग मॉडल क्या है। वी हैव अ फेस टू फेस कोचिंग एज वेल एज वी हैव एन ऑनलाइन कोचिंग। फेस टू फेस पूरे बॉम्बे में हमारे 5 ब्रांचेस हैं। सो वी हैव एट बोरीवली, वी आर एट मुलुंड, वी आर एट दादर, वी आर एट विरार, एंड वी आर रिसेंटली ओपन विद कल्याण ब्रांच ऑल्सो। एंड अच्छा बच्चों, आप लोग फेस टू फेस जाना चाहते हैं या ऑनलाइन? गाइस, फेस टू फेस, ओके ओके। देविका जी ऑनलाइन जाना चाहते हैं, बाकी मेजरली बच्चे फेस टू फेस, ठीक है। तो फेस टू फेस समझा आपको हमारे ब्रांचेस कहाँ पे हैं। एंड देन ऑनलाइन में भी वी हैव अ लाइव ऑनलाइन एज वेल एज रिकॉर्डेड बैकअप, ठीक है। अच्छा, लाइव ऑनलाइन में वी हैव अ लाइव एट होम आल्सो एज वेल एज रिकॉर्डेड में मोबाइल एप्लीकेशन, गूगल ड्राइव, पेन ड्राइव, ऑल मोड्स आर अवेलेबल। अब देखो यहाँ पे ना, वी आर डेवलपिंग द लाइव एट सेंटर आल्सो अक्रॉस इंडिया इन एसोसिएशन विद वी क्लासेस। ना वी क्लासेस जो है ना, ये दिल्ली के एक बहुत बड़े फेमस फैकल्टी हैं, प्रवीण शर्मा सर, अकाउंट्स में तो भगवान है वो, बेसिकली नॉर्थ में ना। उनके ना 80 सेंटर चलते हैं पूरे इंडिया में, जहाँ पे वो स्टूडियो से लाइव लेक्चर्स जाते हैं। लाइव लेक्चर समझता है आपको, जैसे लाइव मैच होता है ना, क्रिकेट मैच, उस तरीके से। तो उन्होंने जब प्रोविंस के बारे में देखा, सुना, प्रोविंस का रिजल्ट देखा, प्रोविंस की टीम देखी, तो उन्होंने मेरे को दिल्ली बुलाया। एंड देन ही ऑफर्ड मी कि भाई आप इस पूरे 80 सेंटर्स में आप सीएस चालू करो। आई एम डेवलपिंग दिस थिंग, वेरी सून विल बी हैविंग लाइव प्रेजेंस अक्रॉस इंडिया। नॉट ओनली दैट, इंडिया के जितने बड़े क्लासेस हैं, जो लोग अपार्ट फ्रॉम सीएस और भी कोर्सेज कर रहे हैं, एंड दे आर फाइंडिंग सीएस कोर्स डिफिकल्ट टू मैनेज, बिकॉज सीएस कोर्स में क्या होता है ना, देयर आर सो मच लॉ कंपोनेंट, और बच्चे को लॉ सिर्फ पढ़ाना नहीं है, उसको समझाना है, उसका एप्लीकेशन सिखाना है, सब कुछ। तो वेयर एवर क्लासेस फेस एनी डिफिकल्टी टूवर्ड्स सीएस, वी आर जस्ट टेकिंग ओवर द एंटायर सीएस एंड वी आर एसोसिएटिंग विद देम। इंडिया की इस समय 5 सबसे बड़ी क्लासेस, द डील इज इन ऑन अ प्रोसेस ऑफ ऑलमोस्ट फाइनलाइजेशन। 5 सबसे बड़ी क्लासेस राइट फ्रॉम दिल्ली टिल केरला, 5 सबसे बड़ी क्लासेस का पूरा सीएस प्रोविंस ने एक्वायर कर लिया है, एंड वी आर इन अ प्रोसेस ऑफ डेवलपिंग द सीएस वर्टिकल अलोंग विद देम। सो इस समय प्रोविंस इज एक्सपांडिंग नॉट ओनली इन इंडिया, नॉट ओनली इन बॉम्बे, बट आउटसाइड बॉम्बे, बोथ फेस टू फेस एज वेल एज ऑनलाइन। क्लियर? अब एक चीज समझो, अब आप अपनी प्लानिंग सुनिए। आपका बैच चालू होगा 10th जुलाई से। अच्छा, एक चीज याद रखना, मैं जो बैच चालू करता हूँ ना, वो हमेशा ट्यूसडे या थर्सडे करता हूँ, तो देख लेना इसमें ट्यूसडे थर्सडे कोई है क्या। आपका बैच चालू होगा अराउंड 10th जुलाई के आसपास,
और बैच कंप्लीट होगा 30 सितंबर को, एक दिन आगे नहीं जाएगा, ये मेरी गारंटी, ठीक है। लेक्चर्स डेली होने वाले, 3 घंटे के डेली लेक्चर्स होंगे, ये समझा। 3 आवर्स हम मैनेज कर सकते हैं आराम से, तो 3 आवर्स का डेली लेक्चर होगा, छुट्टियां हमसे मांगने का नहीं, हम लोग छुट्टियां नहीं देते, वी डोंट गिव हॉलीडेज, क्लियर। अब एक चीज समझो, हाँ मतलब इसके बीच में, अगर इस पीरियड के बीच में कोई फेस्टिवल आए तो वी डोंट गिव फेस्टिवल हॉलीडेज आल्सो टू द एक्सटेंट पॉसिबल। कोई बीच में फेस्टिवल आ रहा है क्या इसके बीच में? होली दिवाली कुछ आने वाला है इसके बीच में? गणपति जी आएंगे क्या इसके बीच में? अच्छा गणपति जी आएंगे, तो गणपति जी की एक दिन की छुट्टी मिलेगी बस आप लोग को, वही फर्स्ट डे को, क्लियर। बस वी डोंट गिव हॉलीडे। हाँ अगर बॉम्बे में मान लो बाढ़ आ गई, ठीक है, एकदम बॉम्बे डूब गया, तो तैर के आ जाना, हम तो भी लेक्चर कैंसिल नहीं करने वाले, ठीक है। वी डोंट गिव हॉलीडेज टू द एक्सटेंट पॉसिबल। अच्छा एज आई टोल्ड यू दैट आपको रिकॉर्डेड बैकअप दिया जाएगा फॉर एवरी सब्जेक्ट, एंड टाइम टेबल हमारे ऐप पे आ जाता है वीकली बेसिस पे, क्लियर। इसके अलावा जो आपका लाइव लेक्चर है जो क्लास में होगा, वही लेक्चर लाइव टेलीकास्ट भी होगा, मतलब लाइव की भी प्लानिंग उसी तरीके से है जैसे हमारे फेस टू फेस की प्लानिंग है। एंड देन आवर रिजल्ट, नाउ एज आई टोल्ड यू, देखो in January 2022 CSET, if I take almost 2 years back, now Nihar got highest across Bombay with 166 marks out of 200. Then in the very next attempt in May 22 CSET, Anubhav got 172 out of 200, which is again highest across Bombay. And back to back, both the attempts were highest across Bombay was from Province only. And then in July 22 CSET, these are our star performers who got 150 and above. समझ रहे हैं? इसके अलावा अच्छा जुलाई 22 सीएसईटी में इंस्टीट्यूट का पासिंग था 68%, प्रोविंस का पासिंग था 88%, मच हायर देन इंस्टीट्यूट पासिंग रिजल्ट। देन इन नवंबर 22 सीएसईटी दीज आर आवर स्टार परफॉर्मर who got 150 and above, and in November CSET में institute passing was around 68% and province passing was around 91%. देन इन जनवरी सीएसईटी, देखो पहले ना जनवरी सीएसईटी में मेजरली वो बच्चे होते थे जो कॉलेज के बाद वाले बच्चे, मतलब जिनका ग्रेजुएशन हो जाता था, उसके बाद भी उनको सीएस करना है तो उनको सीएसईटी देना था। बट नाउ इंस्टीट्यूट ने क्या किया, उन्होंने ग्रेजुएट्स एंड पोस्ट ग्रेजुएट को एग्जाम कर दिया। तो अब मेजर बच्चे जो होते हैं ना, वो या तो जुलाई सीएसईटी में होंगे या तो नवंबर सीएसईटी में होते हैं, जनवरी और मई में बहुत कम होते हैं। तो इन जनवरी 23 सीएसईटी बैच वी हैव अराउंड सम 23 स्टूडेंट, but with the blessings of God, everybody clear. समझा? With 100% passing result, and with the end, he got 150 plus. Then in May CSET, Raina got 154, and in July 23 CSET, these are our star performer who got 150 and above. And in July CSET, institute का passing was around 70%, but province का passing was around 95%. Then in November CSET, he got 171. एंड इन जनवरी सीएसईटी अनुष्का गॉट 157। अच्छा इट्स नॉट द केस कि हम लोग सिर्फ सीएसईटी लेवल पे अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, प्रोविंस इज परफॉर्मिंग एट ऑल लेवल, एंड दैट्स वेयर वी आर द फास्टेस्ट ग्रोइंग सीएस क्लास इन बॉम्बे। इन दिसंबर 21 सीएस एग्जीक्यूटिव शुभम गॉट ऑल इंडिया थर्ड रैंक, एंड in June 23 CS executive Saloni got all India second rank, both are from province. Now अच्छा अब आपको तो दिसंबर 23 में विनीत ना, ये जो बच्चा है ना, इस बच्चे ने 5 इयर्स का लॉ किया हुआ है। तो यहाँ पे इसका इफ यू सी द एग्जीक्यूटिव का जो पहला सब्जेक्ट है जूरिस्प्रूडेंस इंटरप्रिटेशन जनरल लॉ, उसमें इसको एग्जाम्पशन मिला है बिकॉज ऑफ हायर क्वालिफिकेशन। लेकिन इसके जो बाकी 6 पेपर्स है ना, अगर उसका टोटल आप करोगे ना, तो उसका स्कोर जो है वो ऑल इंडिया सेकेंड रैंक से जाता है। अब अगर विनीत ने इस पेपर पे एग्जाम्पशन नहीं लिया होता, देखो एग्जाम्पशन का मतलब होता है कि इंस्टीट्यूट मानता है कि इस बच्चे का इसमें तो 60 आ ही जाएगा, अगर मैं इसमें 60 भी पकड़ू ना, तो विनीत की रैंक जो थी वो ऑल इंडिया सेकंड या फर्स्ट रैंक होती। जब इसका रिजल्ट आया ना, इसने मेरे को मैसेज किया कि सर आई क्लियर, मैंने इसकी मार्कशीट देखी, तो मैं बोला तुमने एग्जाम्पशन क्यों क्लेम किया? तो बोला कि सर वो क्लेम नहीं किया, वो ऑटो एग्जाम्पशन होता है, मेरे को अनक्लेम करना, तो मैं तो अनक्लेम क्यों नहीं किया? तो बोला सर वो मिस हो गया। मैं बोला बच्चा तुमने ऑल इंडिया रैंक मिस कर दी इस चक्कर में। तो ही प्रॉमिस में कि सर प्रोफेशनल की AIR 1 2 3 में से कोई एक तो मेरी आएगी, एंड ही इज विद अस इन प्रोफेशनल लेवल एट आवर मुलुंड ब्रांच। सलोनी जो ऑल इंडिया सेकंड रैंक होल्डर है, वो भी शी इज विद अस इन प्रोफेशनल लेवल एट मुलुंड ब्रांच। सो वी हैव एन एक्स्ट्राऑर्डिनरी टैलेंटेड स्टूडेंट्स। नाउ आई गिव यू अबाउट हर्षिता। इस बच्ची का CSET लेवल पे 180 मार्क्स आया था आउट ऑफ 200, हाईएस्ट अक्रॉस बॉम्बे था। एंड देन शी जॉइंड फॉर एग्जीक्यूटिव
in the very first attempt she has given model wise, तो पहले मॉडल सेकेंड मॉडल दिया उसने, and in the very first attempt she cleared that thing with highest in SEBI subject 88 across, which is highest across India. And now in June she has given her model 1 and I am 100% confident वो क्लियर कर लेगी. समझ रहे हैं? अब इस बच्चे को मैंने इतना मोटिवेट किया था कि बेटा आप दोनों ग्रुप साथ में दो. नहीं, क्या होता है ना, बच्चे थोड़ा सा डरते हैं कि यार होगा नहीं होगा, बट देन एक अटेम्प्ट क्लियर करने के बाद शी रियलाइज कि उसको दोनों देना चाहिए था. नाउ शी कमिटेड कि वो प्रोफेशनल में दोनों साथ में देगी एंड वन शॉट क्लियर करेगी विद रैंक. एंड ये सब बच्चे हैं जो ला सकते हैं. अच्छा, इट्स नॉट द केस दैट वी आर परफॉर्मिंग ओनली एट एग्जीक्यूटिव और सीएसईटी, वी आर परफॉर्मिंग ऑल थ्री लेवल. इनफैक्ट प्रोफेशनल में तो हमारा रिजल्ट अनमैच्ड है. इन दिसंबर 21 नीलम गॉट ऑल इंडिया 5th रैंक. In December 21 itself, Bhavika got all India 6th rank. And देखो June 23 में ये जो बच्चा है ना सुहानी बाफना, इसने ग्रेजुएशन 5th सेमेस्टर देने से पहले सीएस कंप्लीट कर लिया. समझ रहे हैं? थर्ड ईयर ग्रेजुएशन से पहले इस बच्चे का सीएस कंप्लीट हो गया. 19 साल का बच्चा सीएस बन गया. तो क्या हम बन सकते हैं ऐसा? बस करना है. देखो सीएसईटी करने का बेनिफिट ही तब है जब आप ग्रेजुएशन से पहले सीएस कर लो. शी इज करेंटली वर्किंग विद बजाज फाइनेंस एंड हर इंटर्नशिप इज ऑलमोस्ट ऑन द वर्ज ऑफ कंप्लीशन. सोचो ग्रेजुएशन के 6 महीने के अंदर इस बच्चे की इंटर्नशिप कंप्लीट हो जाएगी और कंपनी ने, बजाज फाइनेंस ने इसको 10 लाख का ऑफर दे दिया है. मतलब 20 साल के बच्चे के पास मेंबरशिप नंबर है एंड एक 12 लाख का 10-12 लाख का पैकेज का जॉब है एंड अभी ऑलमोस्ट 30 इयर्स का वर्किंग एक्सपीरियंस होना बाकी है. समझा? देन in December 23 CSET we have the highest across Bombay in sum of CS professional clearing. 17 बच्चे हमारे CS बन गए. Now I tell you, एग्जीक्यूटिव का रिजल्ट इतना कम जाता है ना, आई विल नॉट लाइक टू नेम द क्लासेस, बट देयर आर क्लासेस जिनके एग्जीक्यूटिव में 70 बच्चे थे, 70. एग्जीक्यूटिव में एक बच्चा पास हुआ और बच्चा हमारे पास प्रोफेशनल बैठा हुआ है. एग्जीक्यूटिव इज अ फिल्टरेशन प्रोसेस, लेकिन उस फिल्टरेशन के बाद जो बेस्ट क्रीम आ रही है वो प्रोविंस को ही ज्वाइन कर रही है फॉर प्रोफेशनल लेवल ऑल्सो. नाउ इनफैक्ट अगर मैं लास्ट 2.5 साल का रिव्यू देखूं तो दिसंबर 21 जून 22 में 24 स्टूडेंट्स क्लियर सीएस एंड दिसंबर 22 एंड जून 23 में 44 स्टूडेंट्स क्लियर सीएस. इसका मतलब अगर मैं लास्ट 2.5 साल देखूं तो ऑलमोस्ट 100 बच्चे हमारे सीएस बन गए. तो क्या हम नेक्स्ट 100 में आने वाले हैं? यस और नो? बस, तो अब हमको भी बिफोर कंप्लीटिंग ग्रेजुएशन वी हैव टू कंप्लीट आवर सीएस. क्लियर? नाउ द फीस स्ट्रक्चर याद रखना. नाउ ये जो फीस है, दिस फीस इज गोइंग टू बी इफेक्टिव फ्रॉम 1 जुलाई 30 जून तक. हम हमारी जो फीस है इससे 1,000 रुपए कम है. ठीक है? अभी क्या है ना कि जब से 2022 से जब से फेस टू फेस चालू हुआ हम लोगों ने फीस बढ़ाई नहीं, बट कॉस्ट बढ़ती है तो वी हैव टू इंक्रीज सम अमाउंट ऑफ फीस. सो 1,000 रुपीज का फीस इंक्रीज है. सो फ्रॉम 1 जुलाई ऑनवर्ड आवर फीस इज गोइंग टू बी 15,999